असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि आपके एक एक पैसे पर सरकार की पूरी नजर है और वो आपकी जेब से अठन्नी तक छीन लेगी। भले ही किसी को सरकार का ये फैसला बड़ा अच्छा लगे, लेकिन मैं इस फैसले के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। 5,000 रुपए महीना इंटर्नशिप, और सरकार सिर्फ 5,000 रुपए महीना दे करके उन कंपनियों को फ्री में लेबर प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। ये लेबर ही तो हो गई। आपको इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनाएंगे ये लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में एस्ट्रॉइड ट्रेक। जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। दोस्तों, हमारे यहाँ टैक्स तो यूरोप के जैसा लगाया जाता है और सुविधाएं हमें आजकल अफ्रीका देशों जैसी मिल रही हैं। अगर आपको लगता है कि सरकार को सच में देश की शिक्षा की, देश के लोगों की चिंता है, तो फिर चलिए इस बात पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप हीरा खरीदने के लिए जाएंगे, आपको 3% GST देना होगा, लेकिन जब आप पेन खरीदने जाएंगे तो आपको 18% GST देना होगा। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि पेन एक गरीब व्यक्ति खरीदेगा पढ़ाई करने के लिए, और हीरा एक अमीर व्यक्ति खरीदेगा अपने घर में अपनी वाइफ को पहनाने के लिए, अपनी बेटी को पहनाने के लिए, या अपने आप हीरे की अंगूठी पहनने के लिए। इस बात को समझिएगा जरा। इस साल 2024-25 बजट में लगभग 47 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार इस पैसे को खर्च कैसे करेगी और बजट पर विपक्ष इतना हल्ला क्यों मचा रहा है। पहले समझते हैं कि सरकार देश की जनता पर किस हिसाब से बोझ डाल रही है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि आप 10 से 30% टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास में 70 या 80% पैसा बचता है। फिर भी आप ये मत सोचना कि ये पैसा आपका अपना है और सरकार के करों से आपको मुक्ति मिल गई। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि आपके एक एक पैसे पर सरकार की पूरी नजर है और वो आपकी जेब से अठन्नी तक छीन लेगी। आपको टैक्स के रूप में, GST के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, यात्रा कर के रूप में, डीजल पेट्रोल के रूप में, हर जगह पर आपको निचोड़ा जाएगा। मैं इतनी सी बात कह दूंगा तो लोगों को बुरी लग जाएगी। चलिए इस बात पे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपने सोचा कि चलो ठीक है, ये जो टैक्स के बाद पैसा बचा है उस पैसे को सेव कर लेते हैं और बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा कर देते हैं। पर उस रखी हुई राशि के ब्याज पर भी अब आपको 10% टैक्स देना होगा, और बैंक खुद ही 10% TDS ब्याज के रूप में काट लेता है। और सुनिए, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए से अधिक पैसे जमा हो गए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पैसे का स्रोत पूछेगा। अगर वो खाता धारक के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा रकम पर 60% टैक्स लगाएगा और 25% सरचार्ज और 4% सेस लगा सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर आपका मन करता है कि चलो इतनी मेहनत कर ली, पैसा कमा लिया, अब अपनी फैमिली के लिए कार खरीद लेते हैं। पर यहाँ पर भी सरकार अपनी दान पेटी लिए हुए बैठी है। आपको पता है, आपकी कार पर खर्च होने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास जाता है, और सरकार की ओर से कार को खरीदने पर GST के साथ साथ सेस भी लिया जाता है। जानकारों के मुताबिक ये सेस 1% से लगभग 22% तक हो सकता है, यानी कि 28% GST दो, फिर उसके बाद 22% सेस टैक्स दो एक SUV गाड़ी खरीदने के लिए। हालांकि डीजल के वाहनों पर ये रेट और भी हो सकता है, यानी कि 50% जहां भी सरकार को चाहिए। अब आप सोचते हैं कि सरकार को टैक्स भी दे दिया, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा बचा है, इसी पैसे से अपने परिवार वालों के साथ कहीं घूमने चलते हैं और निकल पड़ते हैं। एक बस का टिकट लेते हैं तो वहां भी आपको 28% GST देनी होगी, और ट्रेन में बैठते हैं तो वहां भी आपको GST देनी है। हवाई जहाज की तो पूछो मत, वहां भी आपको GST भरनी है। अगर मान लो कि अपने पास कोई टूटी फूटी कार है और रोड पर निकल गए कार लेकर के, तो हर 60 किलोमीटर पर आपको टोल टैक्स मिलेगा। और सरकार जो डीजल पेट्रोल पर आपसे पैसा वसूलती है उसकी बात तो आप पूछो ही मत। 1 लीटर तेल पर लगभग 55-60 रुपए तक सरकार आम आदमी से लेती है। अब ऐसा नहीं है कि देश में पैसा नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन भ्रष्टाचार का क्या करोगे, उसको कहां डालोगे। लगभग 47 लाख करोड़ रुपए का बजट निकाला गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और बिहार को रोड और पुल बनाने के लिए इतनी मोटी रकम दी गई है कि मत पूछो। पर क्या आपको लगता है कि सही तरीके से बिहार में रोड पुल बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। खैर, अब थोड़ा बजट पर बात कर लेते हैं। सरकार ने कहा कि हमने
ये वाला जो बजट निकाला है इस बार रोजगार पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या सच में इस बजट में नौकरियों में इजाफा होगा? सरकार का कहना है कि हाँ बिल्कुल होगा, पर यहाँ सरकारी नौकरी में नहीं होगा बल्कि प्राइवेट नौकरियों में इजाफा होगा, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सरकार का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के उद्यमियों की मदद करने वाला दिख रहा है। उद्यमियों की यहाँ भी मदद करेंगे। इसमें 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 5 जो कंपनियां हैं देश की उसमें इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, इसकी बात की गई है। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। इसमें सरकार 90% पैसा देगी और 10% पैसा CSR के तहत कंपनियों को उठाना पड़ेगा। तो चलो सरकार की इस जीत पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा CSR के बारे में जान ले। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक प्रावधान है जिसके तहत कंपनियों को पिछले 3 सालों में अपने नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% CSR फंड में रखना है और उन्हें इसी मद में खर्च करना जरूरी भी है। तो अब वापस आते हैं इसी तरफ। भले ही किसी को सरकार का ये फैसला बड़ा अच्छा लगे, लेकिन मैं इस फैसले के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। 5,000 रुपए महीना इंटर्नशिप देकर केंद्र सरकार क्या ही तीर मार रही है। सरकार को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि एक हेल्पर व्यक्ति बिल्कुल अंगूठा छाप अगर AC मैकेनिक के पास में काम सीखने के लिए जाता है तो उसको AC मैकेनिक भी कम से कम 8,000 रुपए महीना दे देता है अपने साथ रखने के लिए और उसको काम भी सिखाता है। और सरकार सिर्फ 5,000 रुपए महीना दे करके उन कंपनियों को फ्री में लेबर प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। ये लेबर ही तो हो गई, आपको इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनाएंगे ये लोग। और आपको इंटर्नशिप ना जितने भी बड़े बड़े कोर्स है उनमें नहीं मिल रही है, उनके लिए जिनके घर में इनकम टैक्स कोई नहीं देता है, या फिर जिनके घर में कोई सरकारी नौकर नहीं है, या फिर कोई बड़ी डिग्री करने के बाद में आया है और उसके पास में कोई जॉब नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए जो इंटर पास करा उन्होंने और बस छुट्टी। उसमें भी 5,000 रुपए महीना सरकार खुद देगी और 6,000 रुपए एक ही बार में कंपनियों से दिलवाई जाएगी, वो भी CSR फंड के माध्यम से, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। और उसमें भी इन लोगों ने एज का मामला ऐड कर दिया है। अब इंटर्नशिप में एज कितनी होनी चाहिए ये भी आपको बता दूं। अगर आपकी एज 21 साल से कम है तब भी आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, और अगर आप 24 साल के ऊपर हैं तब भी आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि वही है अग्निवीर वाला फार्मूला। ठीक है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इंटर्नशिप के बाद में क्या सरकार उन बच्चों को कोई नौकरी देगी, या इंटर्नशिप के बाद में सरकार लोगों को लोन देने वाली है स्टार्टअप करने के लिए? तो आपको बता दूं कि ये लोन वाली बातें जो है ना, सरकार को सिर्फ और सिर्फ बजट सत्र में ही अच्छी लगती हैं बोलने में। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर कोई बेरोजगार युवा बैंक में लोन लेने के लिए जाएगा तो उस बेरोजगार व्यक्ति के पास में आइडिया तो होगा लेकिन उसके पास पैसा नहीं होगा। और स्टार्टअप करने के लिए जब वो सरकार के दिखाए सपने को लेकर बैंक में लोन लेने के लिए जाएगा ना, तब ये बैंक वाले उससे दुनिया भर की चीजों की डिमांड करेंगे। जैसे घर दिखाओ, बिजनेस कहाँ करोगे, वो जगह दिखाओ, वो मशीनरी दिखाओ। मतलब बैंक से लोन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास में कुछ होगा, जबकि यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में आइडिया है तो आपके आइडिया पर काम होगा और आपको बिना शर्त लोन मिलेगा, लेकिन भारत में आपको लोन नहीं मिलेगा किसी कीमत पर भी। एक बेरोजगार व्यक्ति को तो बिल्कुल भी लोन नहीं मिलेगा, और अगर लोन मिलेगा भी तो उसको इन शर्तों पर कि बेटा आपके बाप के नाम में क्या है, गिरवी रखो। क्या गिरवी रखने वाले हो सर? तो कैसे आप बेरोजगारी को कम कर सकते हो, कैसे आप स्टार्टअप के लिए लोगों को प्रमोट कर सकते हो? और अगर किसी व्यक्ति को स्टार्टअप करने के लिए लोन चाहिए तो बैंक तो उसको लोन देते ही नहीं है, फिर वो जाता है एजेंटों के पास में। तो एजेंट किसी ना किसी तरह से तिगड़म लगाते हैं और वो उससे 20 या 25% पैसा ऐंठ लेते हैं उस लोन में से जो उसको मिलने वाला होता है। तो क्या वो बच्चा आगे चलकर कुछ करेगा? अगर सरकार को सच में लोगों की चिंता है और सरकार सच में बेहतर इंडिया बनाना चाहती है तो सरकार को एक ऐसी टीम का गठन करना होगा जो कि जाकर के लोगों से मिले और लोगों के आइडिया सुने, और उन आइडिया के आधार पर उन व्यक्तियों को, उन बच्चों को, उन बेरोजगार लोगों को लोन और साथ में गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि भारत में इतना भ्रष्टाचार है कि वो स्कीम भी सक्सेसफुल नहीं होगी। रीजन फिर वही है कि वो जो टीम सरकार के द्वारा गठित होगी वो भी भ्रष्टाचार शुरू कर देगी। अन्ना हजारे जी लोकपाल बिल तो लेकर के आए थे, लेकिन क्या करें, वो भी
सत्ताधारियों के पक्ष में चले गए। दोस्तों बजट पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको देखनी है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और यहाँ तक आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे। वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।